डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे जल संचय जन भागीदारी अभियान में मध्य प्रदेश का खंडवा बना अव्वल जिला। वहीं राज्यों की श्रेणी में देश में मध्य प्रदेश है चौथे नंबर पर। देहरादून में विकसित कृषि संकल्प अभियान कार्यक्रम का आयोजन। अधिकारियों ने किसानों को दी कृषि, उद्यान, पशुपालन से संबंधित नवीन तकनीकी जानकारी। छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की दुधारू पशु प्रदाय योजना। पशुपालन के लिए अनुदान पर दी जाएंगी उन्नत नस्लों की गायें। योजना का क्रियान्वयन पायलट प्रोजेक्ट के तहत 6 जिलों में महिला हितग्राहियों को प्रदान किए जाएंगे 650 दुधारू पशु। पूर्वोत्तर में बिगड़ी बाढ़ की स्थिति। आज भी भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट। 10 नदियां खतरे के निशान से ऊपर, लाखों लोग प्रभावित। और अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे जल संचय जन भागीदारी अभियान में मध्य प्रदेश का खंडवा अव्वल आ गया है। जल संरक्षण अभियान में मध्य प्रदेश सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। उल्लेखनीय है कि जल संचय जन भागीदारी अभियान के अंतर्गत 1 अप्रैल 2024 से 31 मई 2025 के बीच जो निर्माण किया गया है, उसके आधार पर ही खंडवा जिला देश में पहले नंबर पर है, तो वहीं राज्यों की श्रेणी में मध्य प्रदेश देश में चौथे नंबर पर है। पानी बचाने वाला देश का नंबर 1 जिला बना खंडवा। जल संचय जन भागीदारी अभियान में खंडवा जिले ने रचा कीर्तिमान। जल संरक्षण अभियान में मध्य प्रदेश सरकार मिशन मोड में कर रही है काम। पुराने जल स्रोतों को नया जीवन देने के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान, कैच द रेन के तहत जल संचय जन भागीदारी पहल की शुरुआत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जल संरक्षण अभियान में मध्य प्रदेश सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में बारिश के पानी का संचयन करने तथा पुराने जल स्रोतों को नया जीवन देने के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश में बारिश के पानी को रोकने खेत, तालाब, कूप, रिचार्ज पिट, अमृत सरोवर सहित अन्य कार्य किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में इस अभियान के अंतर्गत मनरेगा 15वां वित्त, 5वां वित्त, CSR एवं जनसहयोग से 1,29,046 से अधिक संरचनाओं का निर्माण एवं पंजीकरण किया गया है। इसमें जल संरक्षण के संरचनाओं का पुनरुद्धार, हैंडपंप पुनर्भरण, सूखे बोरवेल का पुनर्भरण और कुएं के पुनर्भरण कार्य शामिल हैं। जो खालवा क्षेत्र है हमारा, जो हमारा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पर जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत खूब काम किए गए। वहाँ पर लगभग 25 डैम्स को रिस्टोर किया गया, पुलियाओं को चेक डैम्स में कन्वर्ट किया गया, बहुत सारे खेत तालाब नदी के आसपास बनाए गए। उसके आज सुखद परिणाम देखने को मिल रहे हैं और लगभग 750 हेक्टेयर किसान भाई हमारे वहाँ पर खेती कर रहे हैं। खंडवा जिला हमारा देश के में नंबर 1 पे आया है जल संरचनाओं के निर्माण में। करीबन 27-28 लाख संरचनाएं बनना थी, जिसमें से करीबन 80 से 90% संरचनाएं बन चुकी हैं और ये बड़ी एक गर्व का विषय है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जल संचय जन भागीदारी अभियान में खंडवा जिले को देश में प्रथम स्थान मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने खंडवा के नागरिकों, जन प्रतिनिधियों और शासकीय अमले को बधाई दी है। जल गंगा संरक्षण अभियान के माध्यम से पिछले वर्ष 1 महीना अभियान चलाया था। इस वर्ष हमने पिछली गुड़ी पड़वा से 30 जून तक का अभियान चलाया है और उसी का परिणाम है कि देश के अंदर मध्य प्रदेश का खंडवा जिला जल संरक्षण को लेकर, पुनर्भंडारण को लेकर, कुएं के रिचार्ज की जोड़ करके हमने देश में नंबर 1 का स्थान बनाया है।
केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने प्रदेश और जिलों की रैंकिंग भले ही जारी की है, लेकिन मंत्रालय खंडवा जिले में हुए कार्यों का भौतिक सत्यापन भी करेगा। इसके बाद ही केंद्र सरकार द्वारा पुरस्कार की घोषणा की जाएगी। उल्लेखनीय है कि जल संचय जन भागीदारी अभियान के अंतर्गत 1 अप्रैल 2024 से 31 मई 2025 के बीच जो निर्माण किया गया है, उसके आधार पर ही खंडवा जिला देश में पहले नंबर पर है। खंडवा जिले ने इस ओर बेहतरीन काम कर न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि देश के अन्य जिलों के सामने भी एक उदाहरण पेश किया है। इस अभियान के सफल होने की बड़ी वजह प्रधानमंत्री का आह्वान रहा, जहां उन्होंने देश की जनता को जल का महत्व बताया और जनता ने प्रधानमंत्री के इस आह्वान को हाथों हाथ लिया। कैमरामैन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़, भोपाल। और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के सृजन के साथ ही किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा पशुपालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए दुधारू पशु प्रदाय योजना की शुरुआत की गई है। योजना के तहत लाभार्थियों को पशुपालन के लिए अनुदान पर उन्नत नस्लों की गाय दी जाएंगी। कोंडागांव जिले के भोंगापाल गांव से डेयरी समग्र विकास योजना अंतर्गत दुधारू पशु प्रदाय योजना का शुभारंभ किया गया। जनजातीय समुदाय के 8 चयनित हितग्राहियों को दुधारू पशु का वितरण कर इस महती योजना का राज्य स्तरीय आगाज हुआ। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की मदद से दुधारू पशु प्रदाय योजना का क्रियान्वयन पायलट प्रोजेक्ट के तहत 6 जिलों जशपुर, बलरामपुर, कांकेर, कोंडागांव, महासमुंद और सारंगगढ़ बिलाईगढ़ में किया जाएगा। योजना के अंतर्गत 325 अनुसूचित जनजाति परिवारों की महिला हितग्राहियों को कुल 650 दुधारू पशु प्रदान किए जाएंगे। और इस योजना के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में डेयरी उद्यमिता को बढ़ावा देने और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ते हुए अनुसूचित जनजाति परिवारों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन स्तर में सुधार होगा। इससे दूध उत्पादन में भी वृद्धि होगी। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने देहरादून विकास खंड रायपुर के शेरखी ग्राम सभा में विकसित कृषि संकल्प अभियान कार्यक्रम आयोजन किया। इस कार्यक्रम में कृषि विभाग, उद्यान विभाग एवं पशुपालन विभाग के समस्त अधिकारी, कर्मचारी तथा कृषि विज्ञान केंद्र ढकरानी के वैज्ञानिक उपस्थित रहे। सभी विभागीय अधिकारियों द्वारा किसानों को कृषि, उद्यान, पशुपालन से संबंधित नवीन तकनीकी जानकारियां उपलब्ध कराई गई। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर A.K. सिंह तथा डॉक्टर विजेता द्वारा किसानों को फसलों पर रोग एवं कीटों से बचाव हेतु जानकारियां प्रदान की गईं तथा पशुपालकों को खुरपकवा तथा मुंह पकवा, अफारी तथा गाय तथा भैंस में थनैला रोग से बचाव के संबंध में जानकारियां दी गईं। और इसी के साथ ही डॉक्टर विजेता ने प्राकृतिक खेती के संबंधित पंचगव्य, जीवामित्र, बीजामित्र के बारे में बताया। प्राकृतिक खेती, कम लागत पर तथा लघु संसाधनों के प्रयोग के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। इस कार्यक्रम में डॉक्टर A.K. सिंह ने फसलों में कुरमुला कीट एवं दीमक द्वारा फसलों के नुकसान से बचाव के बारे में बताया तथा कृषि विभाग से 50% अनुदान पर कार्बोक्यूरोन तथा क्लोरोपाइरीफॉस के छिड़काव करने हेतु सुझाव दिए गए। कार्यक्रम में उपस्थित उप सचिव अनूप सिंह बिष्ट द्वारा भारत सरकार से जारी किसानों के हित में विभिन्न केंद्र पोषित योजनाओं तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तथा अन्य के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई तथा किसानों से संवाद किया गया। बिहार में फॉरबीसगंज के हलहलिया पंचायत में कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण आत्मा की ओर से सोमवार को कृषि जन कल्याण चौपाल लगाया गया, जिसमें अधिकारियों ने किसानों को डिजिटल कृषि मिशन के तहत किसान पहचान पत्र बनाने और उनसे मिलने वाले लाभ के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कृषि विभाग के अधिकारियों ने शारदीय खरीफ फसल के उत्पादन को लेकर भी किसानों को जागरूक किया। कृषि जन कल्याण चौपाल में कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि किसान पहचान पत्र से किसानों को विशिष्ट पहचान मिलेगी और इस पहचान पत्र के माध्यम से विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे उन तक पहुंचेगा।
एग्रीस्टैक प्लेटफॉर्म के फार्मर आईडी कार्ड को महत्वपूर्ण हिस्सा बताते हुए अधिकारियों ने कहा कि इसके बाद बैंक ऋण, पीएम किसान सम्मान योजना, क्षतिपूर्ति, समय समय पर किसानों को वैज्ञानिक तकनीकी जानकारी किसान पहचान पत्र के माध्यम से दी जा सकती है। पीएम किसान सम्मान सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ भी किसान पहचान पत्र धारकों को मिलने की बात अधिकारियों ने कही। पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर राजस्व और कृषि विभाग के कर्मचारी आईडी कार्ड बनाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान IIVR की फार्मर्स फर्स्ट परियोजना के तहत बीज उत्पादन के लिए आराजी लाइन विकास खंड के ग्राम पनियारा में किसानों को जागरूक किया गया। जागरूकता अभियान में संस्थान के निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार ने के नेतृत्व में वैज्ञानिकों के दल ने किसानों के खेत पर लोबियों के बीज उत्पादन प्रक्षेत्र का भ्रमण किया। वैज्ञानिकों के सुझाव पर यहां पर लोबियों की प्रजाति काशी निधि को मैड विधि से बोया गया। प्रायोगिक तौर पर मैड विधि की तुलनात्मक अध्ययन छिटकवा विधि से की गई, जिसमें मैड विधि के पौधों में विकास और फसल छिटकवा विधि की अपेक्षा अधिक है। खरपतवार नियंत्रण एवं सिंचाई भी मैड विधि में छिटकवा विधि से सरल है। इस विधि से पानी की बचत होती है और साथ ही पाया गया कि प्रति पौध अधिक फली एवं गुणवत्ता युक्त बीज प्राप्त हुए हैं। निदेशक डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा है कि उपस्थित किसानों को बीज उत्पादन के लिए मैड विधि से लोबियों की खेती करने के लिए प्रोत्साहित किया। विकसित कृषि संकल्प अभियान 2025 के तहत किसानों को फसलों से जुड़ी समस्याओं का निदान भी बताया गया। और विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत रविवार को कृषि वैज्ञानिकों ने विभिन्न गांवों में जाकर कृषि की आधुनिक तकनीकों के बारे में किसानों को जागरूक किया। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कृषि विज्ञान केंद्र पांडु पिडारा के प्रभारी डॉक्टर रामकरण गौड़ ने बताया कि कपास में गुलाबी सुंडी का नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए किसानों को अपने खेतों में फेरामोन ट्रैप 2 ट्रैप प्रति एकड़ के हिसाब से लगाने चाहिए और उनमें 3 दिन और रात को गुलाबी सुंडी का वयस्क चेक करना चाहिए और कितने प्लॉट प्रति रात उसके अंदर ट्रैप हुए हैं। अगर प्रति रात 6 से 8 प्लॉट ट्रैप होते हैं तो सुंडी के नियंत्रण के लिए कदम उठाना पड़ेगा और इसके लिए हम बिजाई दिन के 60 दिन तक नीम बेस्ड प्रोडक्ट जैसे कि नीम BCDN या नीम सीड कर्नल एक्सट्रैक्ट का स्प्रे करना चाहिए। किसानों को विकसित टेक्नोलॉजी के साथ ही चलना पड़ेगा और आजकल हर किसान भाई के पास मोबाइल फ़ोन होता है। वह उसमें अपने फसल की फ़ोटो उतार कर कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं और अपनी समस्या के बारे में पूछ सकते हैं। पूर्वोत्तर भारत में बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। आज भी बाढ़ की स्थिति गंभीर हालत में है। बात करें असम की तो यहाँ श्रीभूमि सबसे अधिक प्रभावित है और इसके बाद कछार और नगांव का स्थान आता है, जहां विनाशकारी बारिश के कारण प्रमुख सड़कें प्रभावित हुई हैं। असम में मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। वहीं 5.1 लाख से अधिक लोग प्रभावित हैं और इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा में अलग अलग स्थानों पर आज भारी से बहुत भारी वर्षा होने की, जबकि अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में गरज के साथ भारी वर्षा होने और बिजली गिरने की संभावना है। और असम में स्थिति सबसे विकट बनी हुई है। बाढ़ के कारण 5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं और मरने वालों की संख्या 6 पहुंच गई है। IMD ने सभी 6 पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ऑरेंज अलर्ट और अरुणाचल प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा में अलग अलग स्थानों पर आज भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। तो वहीं अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में गरज और बिजली के साथ भारी बारिश की संभावना है। ब्रह्मपुत्र नदी नेमाटी घाट और तेजपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि बराक नदी, छोटा बैकरा, फुलेतर ताल और AP घाट और BP घाट में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने स्थिति का जायजा लेने के लिए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया।
और पूर्वोत्तर में भारी बारिश और बाढ़ के कारण पैदा हुई स्थिति पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग और मणिपुर के राज्यपाल अजय भल्ला से क्षेत्र में भारी बारिश और बाढ़ के कारण उत्पन्न स्थिति पर बात की। उन्होंने प्रभावित राज्यों को हर संभव मदद और समर्थन का आश्वासन दिया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को राज्य के मौजूदा हालात और राहत व पुनर्वास के लिए चलाए जा रहे अभियान के बारे में जानकारी दी। तो वहीं सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने प्रधानमंत्री की तरफ से दिए गए आश्वासन के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राज्य प्रशासन स्थिति को संभालने और प्रभावित लोगों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। और किसान समाचार में आइए अब जान लेते हैं देश भर की मंडियों का भाव। मंडियों में इन दिनों कॉफी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। बात निर्यात की करें तो भारतीय कॉफी दुनिया भर में खूब पसंद की जाती है। भारत अब वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश है, जिसका निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 में $1.29 बिलियन तक पहुंच गया है। ये 2020-21 के $719.42 मिलियन से लगभग 2 गुना है। भारतीय कॉफी की अपने अनोखे स्वाद की वजह से वैश्विक बाजार में इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। जनवरी 2025 की पहली तिमाही में भारत ने इटली, बेल्जियम और रूस के अलावा दूसरे देशों के साथ 9,300 टन से अधिक कॉफी का निर्यात किया है। भारत में कॉफी की पैदावार का लगभग 3/4 हिस्सा अरेबिका और रोबस्टा किस्म की कॉफी का है। इनमें मुख्य रूप से बिना भुने बीन्स के रूप में निर्यात किया जाता है। हालांकि भुनी हुई यानी रोस्टेड और इंस्टेंट कॉफी जैसे उत्पादों की मांग बढ़ने से निर्यात में तेजी आई है। भारत में पहले के मुकाबले कॉफी की मांग चाय की तुलना में बढ़ी है, जिसकी वजह से भारत में कॉफी की खपत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भारत में इसकी मांग शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में देखने को मिल रही है। इसकी खपत की बात करें तो कॉफी की घरेलू स्तर पर खपत साल 2022 में 84,000 टन थी, जो साल 2023 तक आते आते 91,000 टन हो गई है। बता दें कि भारत के कर्नाटक राज्य में दूसरे राज्यों के मुकाबले कॉफी की सबसे ज्यादा पैदावार देखने को मिलती है। साल 2022-23 में कर्नाटक में कॉफी की पैदावार 2,48,020 टन रही थी। इसके बाद केरल और तमिलनाडु का स्थान आता है। मंडियों में इन दिनों गुड़ की आवक सामान्य है। बुधवार को उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में गुड़ बिकवाली के लिए पहुंचा। हाजिर भाव को देखें तो 2 जून को ज्यादातर मंडियों में गुड़ के सौदे उठापटक के साथ हुए। एगमार्क नेट के मुताबिक राजस्थान की उदयपुर मंडी में 31 मई को गुड़ का भाव था 4,700 रुपए। 2 जून को इसके भाव में 100 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 4,800 रुपए। जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान गुड़ के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 31 मई को गुड़ 4,600 रुपए पर बिका। वहीं 2 जून को इसके सौदे 50 रुपए लुढ़क कर 4,550 रुपए पर हुए। वहीं लखीमपुर मंडी में 31 मई को गुड़ का भाव रहा 3,820 रुपए। 2 जून को इसके भाव में 10 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 3,830 रुपए। उत्तर प्रदेश की दूसरी मंडियों में गुड़ के भाव की बात करें तो यहाँ फैजाबाद मंडी में गुड़ का भाव रहा 4,390 रुपए। मिर्जापुर मंडी में भाव रहा 4,535 रुपए। बदायूं मंडी में गुड़ 4,130 रुपए पर बिका। जबकि राज्य की ही मैनपुरी मंडी में गुड़ के सौदे 4,180 रुपए पर हुए। वहीं गुड़ के निर्यात पर नजर डालें तो प्रमुख उत्पादक के तौर पर भारत को दुनिया भर में गुड़ का एक मुख्य व्यापारी और निर्यातक माना जाता है। एपिडा के अनुसार साल 2024 के दौरान भारत ने करीब 430 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत के लगभग 5,16,746 मीट्रिक टन गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात किया है। भारत ने साल 2024 के दौरान इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, USA, केन्या और नेपाल को प्रमुख रूप से गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात किया है। और मंडी खबर के बाद अब बात कर लेते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखे अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे।
लद्दाख के लेह के किसान मटर, आलू, गेहूं और जौ की अच्छी पैदावार के लिए समय अनुसार सिंचाई करें। यहाँ इस समय टमाटर, प्याज, गोभी और फूल गोभी के पौधे लगाए जा सकते हैं। पंजाब के पश्चिमी इलाकों में किसान फूल गोभी की जल्दी पकने वाली किस्मों की बुवाई कर लें। यहाँ के पश्चिमी मैदानी इलाकों के किसान धान की नर्सरी लगा सकते हैं। साथ ही यहाँ मक्का की लंबी और मध्यम अवधि की किस्मों की बुवाई की जा सकती है। पंजाब के मध्य मैदानी इलाकों में किसान ग्रीष्मकालीन मूंगफली की बुवाई जल्द से जल्द पूरी कर लें। हरियाणा के पश्चिमी इलाकों के किसान अमेरिकी कपास और बीटी कपास की बुवाई जारी रखें। साथ ही यहाँ के किसान धान की नर्सरी के लिए खेत तैयार कर लें। हरियाणा के गन्ना किसान गन्ने की आवश्यकता अनुसार सिंचाई कर लें। दिल्ली में किसान उगी सभी सब्जियों की पकी पौध की तुड़ाई और कटाई का काम कर लें। यहाँ के किसान अरहर और कपास की बुवाई के लिए खेत भी तैयार कर लें। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और मध्य मैदानी इलाकों के किसान धान की नर्सरी लगा लें। वहीं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड के किसान बैंगन और मिर्च की पकी पौध की तुड़ाई कर लें। उत्तर प्रदेश के पूर्वी मैदानी इलाकों के किसान मक्के की अच्छी पैदावार के लिए समय अनुसार सिंचाई करें। राजस्थान के पूर्वी मैदानी इलाकों के किसान कपास की उन्नत किस्मों की बुवाई कर लें। यहाँ के किसान मिर्च को लीफ कर्ल और मोज़ेक रोग से बचाने के लिए ऐसे प्रभावित पौधों को उखाड़कर जला दें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। ये मौसम भिंडी की बुवाई के लिए अनुकूल है। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी की फसल जनवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तक और बरसात की फसल जून से जुलाई तक बोई जाती है। 1 हेक्टेयर में भिंडी की बुआई के लिए 18 से 22 किलो बीज पर्याप्त हैं। भिंडी की बुआई करने से पहले खेतों को जोतकर तैयार कर लें, खरपतवार को साफ कर लें। बुआई करते समय कतार के कतार से दूरी 30 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 13 से 15 सेंटीमीटर रखें। किसान भिंडी की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा मखमली, पूसा सावनी, लाल भिंडी और IHR 31 आदि। पूसा मखमली किस्म की भिंडी की लंबाई 6 से 8 इंच तक होती है। ये भिंडी लंबी, सीधी, चिकनी और हरी रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की भिंडी की लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। ये लंबी, पतली, नर्म, चिकनी और गहरे हरी रंग की होती है। पूसा सावनी किस्म की 1 हेक्टेयर में 80 से 100 क्विंटल तक पैदावार ली जा सकती है। लाल भिंडी लंबी, सीधी और गूदेदार होती है, जबकि IHR 31 किस्म की भिंडी की लंबाई 24 सेंटीमीटर तक होती है। ये मोटे गूदे वाली और हल्के हरी रंग की होती है। अगर बात सिंचाई की करें तो बुआई के तुरंत बाद फसल में पहली सिंचाई करें और फिर दूसरी और तीसरी सिंचाई 3 से 4 दिन के अंतराल पर करें। फसल की अच्छी बढ़वार के लिए खेतों में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए अब नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में पूर्वोत्तर में भारी बारिश और बाढ़ से हालात गंभीर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम और सिक्किम के मुख्यमंत्री से भारी बारिश और बाढ़ के कारण उत्पन्न स्थिति पर बात की। वॉशिंगटन में आयोजित अमेरिका भारत सामरिक साझेदारी फोरम में अमेरिकी कांग्रेस सदस्य एवं इंडिया कॉक्स के सह अध्यक्ष रिच मैककॉर्मिक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर प्रशंसा की। बीजेपी सांसद विजयंत पांडा के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल कई देशों में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और आतंकवाद को लेकर भारत के पक्ष को रखने के बाद स्वदेश वापस लौट आया है। मिस्र में भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि सिर्फ मिस्र ही नहीं, दुनिया के कई देशों में आपको भारत की सॉफ्ट पावर की ताकत देखने को मिलेगी। और कोविड के मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय सतर्क है और अपनी कई एजेंसियों के माध्यम से स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए है। देश में कोविड के 4026 एक्टिव केसेस हैं।
वाराणसी के 39 गोरखा प्रशिक्षण केंद्र में आज पासिंग आउट परेड का आयोजन हुआ, जिसमें 197 अग्निवीर जवान शामिल हुए। बकरीद से पहले उत्तर प्रदेश में पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। संभल के डीएम राजेंद्र पैंसिया ने कहा है कि सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी नहीं दी जाएगी। अयोध्या राम मंदिर में आज से राम दरबार सहित अन्य देवालयों की प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान शुरू हो गया है। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।